मत रोना, चुप हो जा रानी। रानी चुप हो जा रानी, सब ठीक हो जाएगा, चुप ना। बस अब रोना बंद कर दे। अच्छा चल 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 इधर आ, बैठ इधर, बैठ इधर ही बैठना, कहीं मत जाना, हम आ रहे हैं ठीक है। लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे, हम आ रहे हैं तो इधर ही बैठ ठीक है। चल क्या लाए, कितनी अच्छी फ्रॉक है ना, तुझे बहुत अच्छी लगेगी। खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, मैं पहन के दिखाएगी तू। अब से हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एकदम फैमिली की तरह। और सनी वो कहाँ है? वो आप लोगों को नहीं मिला, उसको हम ढूंढ ही रहे थे, लेकिन वो मिलता उसके पहले तुम ही भाग गई। सनी पक्का मिल जाएगा ना? हाँ तो टेंशन मत ले ठीक है। कम से कम हम तीनों तो साथ हैं, अब हम सनी को भी ढूंढ लेंगे। शारदा का घर यही? हाँ साहब यही है। जिस दिन शारदा के ऊपर हमला हुआ उस दिन आप में से किसी ने नकाबपोश आदमी को देखा था? साहब नकाबपोश आदमी को तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ 2 बच्चे जरूर निकले थे यहाँ से। करके अच्छी तरह से तलाशी। जी सर, में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जिससे ये लगे कि यहाँ चोरी हो सकती है। क्या शारदा किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, उसकी किसी की भी साथ दुश्मनी नहीं थी साहब। उस बेचारी की तो खुद ही बच्ची गायब हो गई है साहब, कल ही वापस आई थी साहब। रानी कैसी है बेटा तू? लेकिन शारदा ने तो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर ये शारदा के साथ किसी बच्ची की फोटो मिली है। शारदा के साथ ये लड़की कौन है? साहब यही तो है उसकी बेटी रानी साहब। इसके गुमशुदा होने की रपट लिखाई थी उसने, ये कल ही वापस आई थी। लेकिन शारदा के साथ हॉस्पिटल में तो कोई नहीं था। सर मैंने अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन रानी की कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। तो फिर शारदा ने ये झूठ क्यों बोला कि उसने रानी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की? यही तो है उसकी बेटी रानी साहब। इसके गुमशुदा होने की रपट लिखाई थी उसने। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर पे जो नकाबपोश वाला आदमी आया था ये बात भी झूठी हो? सर हमारे केस से मिलता जुलता मामला बैंड्रा इलाके में भी सामने आया। वहाँ पे भी कुछ बच्चों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए, जो कि वहाँ के लोकल लोगों के लिए सर का दर्द बन चुका है। तुम एक काम करो, फौरन अपने पास इस केस के जितने भी डिटेल्स हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक? हेलो, पेशेंट शारदा हॉस्पिटल से भाग गई है। क्या? आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये बच्चे चाहते क्या हैं? कहीं ये कोई बड़ी साजिश को अंजाम तो नहीं देना चाहते? रानी के डिस्क्रिप्शन से तो लगता है कि गैंग की तीसरी मेंबर यही लड़की। मोरी जी, पहले रानी अपनी मर्जी से खुद घर लौटती है, और ये शारदा के झूठ की वजह क्या हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शारदा भी इन सब में इन्वॉल्व हो? और उसकी रानी की एफआईआर वाली बात भी झूठी थी, और अब तो वो भी गायब है। अब हमारे पास सिर्फ सनी है जो हमारे इन सारे सवालों का जवाब दे सकता है। सनी हम जानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब कुछ याद है। अभी भी वक्त है, सच सच बता दो, तो ना हम तुम्हें यही रखेंगे, घर पर जाने भी नहीं देंगे। सनी, पुलिस अंकल को बेटा सब कुछ सच सच बता दो। देख सनी, मैं तेरी माँ हूँ और तुझे बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। जिस दिन तू घर पर आया था ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि तू 1-2 दिन में मुझे सब कुछ बता देगा, पर तूने कुछ नहीं बताया। अभी भी तेरे पास मौका है, पुलिस अंकल को सब कुछ सच सच बता दे, फिर हम दोनों इकट्ठा यहाँ से चलेंगे। और अगर तू नहीं बताएगा ना, तो मैं यहाँ तुझे अकेला छोड़कर घर चली जाऊंगी और तुझसे मिलने कभी भी नहीं आऊंगी। ठीक है सनी, तू कुछ नहीं बोलेगा ना? अब तू यहीं रह अकेला। मम्मी मम्मी प्लीज आप मुझे, मैं सब कुछ सच सच बता दो प्लीज। मम्मी आप मत जाओ ना प्लीज प्लीज, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं झूठ बोल रहा था,
मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। मैं खुद घर से भागा था। क्यों? घर पे रहता था तो पापा हमेशा डांटते और मारते रहते थे। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं स्कूल से सीधा भाग गया। फिर मुझे एक बच्चा मिला। कौन था वो? मुझे नहीं पता। अरे यार, आपने मेरी बॉल देखिएगा, कहाँ गई? वही सामने ही गई है। अरे यहाँ आके बताओ ना, पता नहीं कहाँ गई है। उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था। मैंने ये सब बात छुपाई क्योंकि अगर मैं ये बात बताता कि मैं घर से भाग गया हूँ तो पापा मुझे बहुत मारते। इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। उन्होंने मुझे ही नहीं, बहुत से बच्चों को किडनैप किया था। मुझे नहीं पता कि वो लोग ये सब क्यों कर रहे थे। वो धीरे धीरे कुछ बच्चों को बाहर ले जाते थे। उस दिन जब हमको ले जा रहे थे तभी उस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया था और हम उस टेम्पो से भाग निकले। उस टेम्पो में हमें एक बच्चे की लाश मिली थी। उस बच्चे की मौत कैसे हुई? वो पीयूष ज्यादा रो रहा था। रुक, गाड़ी रुक। चलो। कौन चिल्ला रहा था? कौन ठोक रहा था ये? अंकल मुझको घर जाना है। घर जाना तेरी तो मैं घर भेज दूँ। घर भेज दूँ मैं। समझ क्या रखा है? क्यों ठोक रहा था? और उसने उसको अलमीरा में बंद कर दिया। उसने हमको धमकी दी कि अगर हमने शोर मचाया तो वो हमको जान से मार देगा। फिर भी हमने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। फिर वो रो रहा था और धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होती गई, फिर बंद हो गई। हमें लगा कि वो सो गया और जैसे एक्सीडेंट हुआ हमने फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। हम डर गए थे कि वहाँ कोई आ ना जाए और हमें पकड़ ना ले, इसलिए भाग गए। उस एक्सीडेंट के बाद तो तुम लोग टेम्पो से भाग गए थे, फिर अपने अपने घर क्यों नहीं गए? परी दीदी नहीं चाहती थी कि हम घर जाए। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। घर जाने की सोच रहे मत, समझी? वो हमारी लीडर थी। मोनू भैया उनकी हर बात मानते थे। यहाँ सबसे बड़ा मैं हूँ, लेकिन हम सबकी लीडर परी है, तो जितना वो कहेगी वही करना है हमें, समझे? जब मोनू भैया ने बताया कि उन्होंने अपने मम्मी पापा को जान से मार दिया, याद है ना कितनी बेरहमी से मैंने अपने माँ बाप को मारा था? तो मैं और रानी उनसे डरने लगे। जरा देख के बताओ, क्या ये वही लड़की थी? नहीं, ये तो रानी है। उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो तुम? नहीं, मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद नहीं। शिंदे, ये केस जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। जो सच्चाई सनी ने पुलिस के सामने रखी थी वो काफी चौंका देने वाली थी। आखिर ये हो क्या रहा था? एक साथ इतने सारे बच्चों को अगवा करके क्यों रखा गया था? क्या ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का था, या फिर इस केस में अब भी कुछ ऐसे खुलासे होने थे जो हमारी सोच से भी परे थे? जो कुछ भी चिंटू ने अपने साथ किया था उसके पीछे राज क्या था? और मोनू और परी अपने घर वापस क्यों नहीं लौटना चाहते थे? घर जाने की सोचना ही मत, समझी? कोई घर नहीं जाएगा। केस में आगे बढ़ते बढ़ते पेचीदगियां भी बढ़ती जा रही थी। पुलिस को अब ये मामला किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता नजर आ रहा था। वो कड़ियों से कड़ियां जोड़ने में लगे थे। सर, ये केस शुरू हुआ एक टेम्पो के एक्सीडेंट से। उस टेम्पो में हमें इस बच्चे पीयूष की लाश मिली। टेम्पो का मालिक शिवम, उससे भी कुछ खास इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। सर, फिलहाल इस केस में हमें सिर्फ एक ही बच्चा मिला है, सनी, जिसने हमें बताया कि एक मोनू नाम के लड़के ने अपने ही माँ बाप को मार दिया था, और साथ में एक लड़की परी, जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, और दूसरी लड़की है रानी, जो इस गैंग की चौथी मेंबर है, और अब इसकी माँ शारदा, वो भी लापता है। शिंदे, ऐसा भी हो सकता है कि इस शिवम का शारदा के साथ कोई कनेक्शन है, या फिर रानी अपने घर गई, माँ शारदा पर हमला किया और भाग गई, या फिर परी और मोनू रानी के घर गए, उसकी माँ शारदा पर हमला किया और रानी को लेकर भाग गए। और हेलो, क्या सर, घर का पता तो यहीं का है। ये रहा सर, ये वही जगह जहाँ पर शिवम और मनोज रहते हैं। यहाँ तो ताला लगा हुआ है।
अरे भाई साहब यहाँ ये शिवम कहाँ गया, कुछ पता है? नहीं सर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है शिंदे, ये शिवम ने पहले हमसे झूठ बोला और अब गायब। मैंने उनसे पूछा था कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि वो वहीं पास में रहते हैं और उनको घर जाना है। ये शिवम को जल्द से जल्द ढूंढना हो। सर उसके आईडी पर उसका परमानेंट एड्रेस लातूर के नारायण गांव का है। हो सकता है वो वहीं पर भाग गया हो। मुझे नहीं लगता वो लातूर गया होगा, क्योंकि उसे पता है कि हम लोग वहां तक भी पहुंच सकते हैं। फिर भी चांस लेते हैं। लातूर पुलिस को इन्फॉर्म करो और उसके घर पे 24 घंटे नजर रखो। सर ये शारदा का क्या करना है? अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। शारदा के कॉल रिकॉर्ड निकल और उसके मोबाइल की एक्चुअल लोकेशन क्या है वो पता। ओके सर मेरी शारदा के पड़ोसियों से बात हुई। उनका कहना है कि शारदा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। शिंदे, अगर ऐसी बात है तो फिर शारदा ने हमसे झूठ क्यों बोला? परी तू ठीक है ना? हाँ। ताई ताई बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। मैं पानी लेके आती हूँ। मोनू पर्स। अंकल एक पानी की बोतल देना। हुआ क्या? तू ठीक है ना? कुछ नहीं, चलो ना चलो। सर शारदा के कॉल रिकॉर्ड आ चुके हैं। कॉल रिकॉर्ड से साफ है कि शारदा शिवम के टच में तो नहीं थी, लेकिन हाँ एक नंबर ऐसा है जिस पर शारदा की लगातार बात हुआ करती थी। ये नंबर बब्बन के नाम पे रजिस्टर्ड है सर। ये बब्बन कौन है? सर ये बब्बन किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। ठीक है। शारदा की लास्ट लोकेशन क्या है? शारदा की लास्ट लोकेशन बरवे रोड वाले 4 रास्ते की थी। वो जगह काफी सुनसान रहती है सर। शारदा को कैसे जानते हो? मैं और शारदा एक दूसरे को प्यार करते हैं साहब। प्यार करते हो? इसका मतलब शारदा के बारे में बहुत कुछ जानते होगे। शारदा का उसके बेटी के साथ रिश्ता कैसे था? इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं साहब, और मैंने उससे कभी पूछा भी नहीं साहब। और मेरी दिलचस्पी शारदा में थी साहब। लोकेशन तो यही है, आसपास सर्च करो सर। सर ये देखिए, ये मोबाइल मिला है। वहां किसी की चप्पल भी पड़ी है। ये टूटी हुई चूड़ियां भी हैं। लगता है कि ये सब शारदा का ही है। और जिस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, उससे तो लगता है कि यहाँ पर आपस में किसी की लड़ाई हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शारदा की किसी से लड़ाई हुई हो? शारदा किसी का कोई ऐसा राज जानती हो जिसके बाहर आने से किसी को खतरा हो। देख बब्बन, बहुत से लोग हमारे सामने झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका झूठ पकड़े जाने के बाद वो बोलने के लायक नहीं रहते। भाई तू भी वही गलती तो नहीं कर रहा है? नहीं साहब। सब एक बात है साहब, शारदा अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी साहब। ऐसे लगता था जैसे उस पर बोझ है, बोझ। बबन, बहुत लेट हो गया तेरे को, मेरे को लगा तू नहीं आएगी आज। बबन, तुझसे मिलने के लिए मुझे छुपते छुपाते आना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि तेरे मेरे रिश्ते के बारे में कोई भी जाने। काय को टेंशन लेती है? चल। ये क्या है? इसको भी लेके आए? तू यहाँ क्या कर रही है? इधर। परेशान हो गई हूँ मैं इस लड़की से। मुझे इस लड़की से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। मैं और शारदा शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन इससे पहले शारदा रानी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। रानी से क्यों पीछे छुड़ाना चाहती थी? वो उसकी सगी बेटी नहीं थी क्या? और ये शिवम और शारदा का क्या कनेक्शन है? इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता साहब, और शारदा ने मुझे कभी बताया भी नहीं। कि शिवम कौन साहब? मैंने शारदा के मुंह से कभी इसका नाम नहीं सुना साहब। ठीक है, जा। ये बब्बन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कि ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझकर हमें उलझा रहा है। सर बब्बन के खिलाफ अभी तक हमें कोई सबूत नहीं मिल पाया है। और सर शारदा की लास्ट लोकेशन पर भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे साबित हो कि बब्बन वहां पर मौजूद था। बब्बन का कहना है कि ना ही उसने कभी शिवम को देखा है और ना ही शारदा से उसका नाम सुना है। शिंदे काम करो, एक कांस्टेबल 24 घंटे उसके पीछे लगा और पता करो कि शारदा जिस वक्त गायब हुई थी ये बब्बन कहा था। ओके सर।
पुलिस इस केस में शारदा, रानी और बब्बन के एंगल पर बहुत बारीकी से काम कर रही थी। शारदा जिस तरह से रानी से पेश आती थी, उसे देखकर यह सवाल जरूर खड़ा होता था कि क्या रानी शारदा की अपनी ही बेटी है? क्या बब्बन जो कुछ भी पुलिस को बता रहा था वो सब सच था? क्या कोई ऐसी बात थी जिसे वो जानबूझकर पुलिस से छिपा रहा था? दूसरी तरफ रानी, मोनू और परी किसी तरह से दिन काट रहे थे। वो अब भी कहीं ना कहीं छिपते छिपाते एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे। पर आखिर वो ये जिंदगी और कितने दिन जीने वाले थे, और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या था? ताई ताई आइसक्रीम आइसक्रीम। ठीक है ताई। हाँ मैं ठीक हूँ। सर, ये बब्बन के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स, इसके मुताबिक बब्बन परसों शाम 5 बजे बर्वे रोड 4 रास्ते के पास था। और शारदा के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी लोकेशन भी वही थी। इसका मतलब बब्बन उसके साथ था। उठाकर लेकर इस बब्बन को। ओके सर। बताता हूँ साहब, मैं उस वक्त वहीं था साहब। मैं कहीं फंस ना जाऊं, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई। बब्बन, शारदा तू इधर, और ये क्या? तेरे को चोटें कैसे आई? बब्बन, हमें यहाँ से भागना होगा। क्यों? वो एक लफड़ा हो गया है। शायद पुलिस को पता चल गया है कि मैं रानी से छुटकारा पाना चाहती थी, और वो लोग मेरे को ढूंढ रहे होंगे। तूने रानी के साथ ऐसा क्या किया? बोल, जो पुलिस तुझे ढूंढ रही है। ये सब मैं तेरे को बाद में बताएगी। मेरे को इन सब से बाहर निकलना है। तू चल रहा है ना मेरे साथ? अरे पर मैं देख, मेरे पास पैसे भी हैं, हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। और मेरे को एक आदमी मिला है, वो मेरे को इन सब लफड़ों से बाहर निकाल देगा। कौन है वो आदमी? वो सब मैं तेरे को बाद में बताएगी। देख कितना पैसा है मेरे पास, कितना पैसा है। तू चल रहा है कि नहीं चल रहा मेरे साथ? मैं लालच में आ गया था साहब, और मैंने उसको हाँ बोल दिया। वो मुझे लेकर 4 रास्ते पर गई। वहाँ पर सुनसान जगह पर कोई भी नहीं था साहब। मैं पेशाब करके वापस आ रहा था। कौन था वो आदमी? मैं बहुत दूर था साहब, और ये सब इतना अचानक हुआ साहब, मैं देख नहीं पाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने कुछ देखा ना हो। कुछ तो देखा होगा। साहब एक ब्लू कलर की वैन थी साहब वो, और वो जो नंबर प्लेट है ना साहब, उसके आखिर में 2 अक्षर मैंने देखे साहब, 4 और 8, और आगे के 2 ऐसे धुंधले से दिखाई नहीं दिए साहब। गाड़ी के पीछे मैंने फुटबॉल का स्टिकर देखा था बड़ा सा। बब्बन इस वक्त पुलिस की हिट लिस्ट पर था। बब्बन की दी हुई जानकारी के हिसाब से शारदा के पास काफी पैसे थे, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाना चाहती थी। बड़ा सवाल यह था कि शारदा के पास इतने पैसे आए कहां से? क्या ये पैसे उसके पास किसी गलत तरीके से आए थे? क्या बब्बन इस बार जो कुछ बता रहा था वो सब सच था? फिलहाल पुलिस के पास इस केस में महज 2 नंबर थे, और उसी के आधार पर पुलिस को वो वैन ढूंढ निकालनी थी। पुलिस के हाथ लगी हर इंफॉर्मेशन का वो बारीकी से इस्तेमाल कर रहे थे, और कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे सच्चाई तक पहुंचने का। अब भी मोनू और परी की जिंदगी कई सवाल लिए खड़ी थी। दिन रात एक कर दिए थे। सब बब्बन के मुताबिक जिसने शारदा को किडनैप किया, शायद ये वही आदमी है जिसने बच्चों को भी किडनैप किया होगा। और शारदा नहीं, ये प्लान बनाया होगा कि वो उसके साथ भाग जाएगी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि शारदा इन सबके साथ मिली हुई हो? अगर ऐसी ही बात है तो उसने शारदा पर हमला क्यों किया और शारदा को किडनैप क्यों किया? शारदा के पास पैसे कहां से आए? या शारदा कोई गैर कानूनी काम करती थी? सीधे सवाल तो कई है, लेकिन सबसे पहले तुम उस वैन का पता लगाओ। ओके। पुलिस ने कार की सुराग में एक एक गैराज की छानबीन की, और आखिरकार उनके हाथ कामयाबी लगी। साहब आप जिस वैन की बात कर रहे हैं वैसी एक वैन तो हमारे पास आती है सर्विसिंग के लिए। उस वैन की डिटेल्स हमें दीजिए। साहब अपना गैरेज इतना बड़ा तो है नहीं, इसलिए हमारे पास इतनी डिटेल्स रहती नहीं। हाँ मैं इस वैन का आपको नंबर दे सकता हूँ, वो हम लोग रजिस्टर में लिख लेते हैं। परी, परी तू ठीक है ना? क्यों बताइए? चल वहाँ चल, बैठ जल्दी, आराम से। मैं पानी लेके आया। परी वो दे,
लापता, नाम रानी, रंग गेहुआ हुआ, सफेद टॉप और लंबे बाल। इसके साथ 2 और बच्चे भी हैं। किसी भी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुरंत मुंबई पुलिस को संपर्क करें। साई, अब क्या होगा? मोनू, पुलिस! पुलिस! भागो ऐसे, भागो। सर आरटीओ से हमें गाड़ी के ऑनर की डिटेल्स मिल गई है। वो वैन किसी प्रशांत मोरे के नाम रजिस्टर्ड है और एड्रेस कलीना का है। प्रशांत जी, मैं उसका बड़ा भाई दीपक हूँ। सर ये सोनम है, प्रशांत की वाइफ। प्रशांत है कहाँ अभी? जी वो तो बाहर है। एक्चुअली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम रहता है उनका, तो एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक उनको जाना पड़ता है। आप क्या करते हैं? सर फिलहाल तो मैं जॉबलेस हूँ। मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक किडनैपिंग और मर्डर केस के सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। प्रशांत के साथ साथ हमें एक औरत शारदा की भी तलाश है। एक गिरोह है जो बच्चों को किडनैप करता है। सर मेरी बेटी परी वो पिछले 4 हफ्तों से लापता है। मैंने कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाया है अपना कलीना पुलिस स्टेशन में, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। आपकी बेटी 4 हफ्तों से लापता है? यस सर। ठीक है, आप अपनी बेटी और प्रशांत की फोटो दीजिए और प्रशांत का मोबाइल नंबर भी दीजिए। सनी, ये फोटो देखो और पहचानो। कैसे जानते हो? ये तो परी दीदी है, ये तो हमारी लीडर थी। इन्हीं के बाद हमको मारनी पड़ती थी। अगर परी आजाद है तो वो घर क्यों नहीं आ रही है? सर वो बीमार है, उसे लुकेमिया यानी ब्लड कैंसर है। उसे दवाइयों की सख्त जरूरत रहती है सर। इसे जानते हो? क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हें किडनैप किया था? मुझे नहीं पता, मैंने उस किडनैपर का चेहरा कभी नहीं देखा। सर कहीं ना कहीं शारदा, शिवम और प्रशांत ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और जिसने किडनैप किया है वो कोई चौथा है। हो सकता है, इसीलिए तो तीनों के तीनों गायब हो गए। शिंदे, पता करो इस दीपक ने अपनी बेटी परी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी भी या नहीं। हो सकता है वो भी शारदा की तरह झूठ बोल रहा हो और वो भी इस किडनैपिंग करने वाले गिरोह का मेंबर हो। सर और एक बात, परी उस टेम्पो से भागने में कामयाब तो हुई थी, पर वो आखिर में घर वापस क्यों नहीं आई? हो सकता है उसे पता होगी इस किडनैपिंग के पीछे प्रशांत का हाथ है, तो प्रशांत के डर के मारे वो घर पर नहीं गई। सर वैसे सनी ने भी यही बोला था कि वो किडनैपर उन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता था, खाना और बाकी सब चीजें टाइम पर देता था। तो वो किडनैपर आखिर में बच्चों से चाहता क्या था? इसका जवाब तो वो किडनैपर ही दे सकता है। शिंदे, याद है तुम्हें 2 महीने पहले हमने बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा था। इस रघु से पूछताछ करते, उसके पास जवाब जरूर होगा। शिवम, प्रशांत और शारदा, इन तीनों को तो तू जानता ही होगा। ये आजकल तेरा धंधा संभाल रहे हैं। इन लोगों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद नए लोग हैं जो कि अपना नाम बदल कर धंधा जमा रहे हैं। ये लोग बच्चों को किडनैप करते हैं, कुछ दिन अपने पास रखते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं। आखिर ये लोग चाहते क्या है? साहब हमारा धंधा और पिज्जे का धंधा एक जैसे ही होता है। 30 मिनट में ऑर्डर खत्म। इतना लंबा हमारे धंधे में कोई किसी को नहीं टिकाता है। रिस्क भी तो हाई हो जाता है और वैसे भी कंपटीशन का जमाना है। मार्केट में अलग अलग बिजनेस आइडिया चल रहे हैं। अब इनके दिमाग में कौन सा आइडिया वो आप उनको कैसे मालूम? सर आखिर ये गैंग करना क्या चाहता है? रघु जैसे क्रिमिनल को भी इनके कारनामों की कानों कान तक खबर नहीं है। इन सबका परी के फैमिली से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा। परी और प्रशांत दोनों गायब, प्रशांत और शारदा का भी कनेक्शन होगा। परी की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। परी और बाकी के बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। सर और एक बात समझ में नहीं आ रहा कि सारे बच्चे अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते और इन सब का मास्टरमाइंड है कौन? तुम्हें इसी का तो पता लगाना है। दीदी, ये बच्चे को जानती हो? उसकी मम्मी शांति। तो सिग्नल पे खिलौना जो बेच रहे ना, वही तो है उसकी आई। आप इस बच्चे को कहीं देखा है?
इसका नाम चिंटू है। देखिए ना, मैं इसी सिग्नल पे बैठती हूँ, अगर आपको कभी पता चले तो बताइएगा। पहले हमें सिर्फ शांति ही चिंटू की फोटो लिए उसकी खोज में यहां वहां घूमते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अब एक औरत भी थी जो चिंटू को ढूंढते हुए दिख रही थी। आखिर कौन थी औरत और क्यों वो अचानक इस तरह से चिंटू को ढूंढ रही थी? इस केस में अब भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। सब परी के बारे में हमने और पता लगाया। परी के चाचा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और परी के फादर पिछले करीब 1 साल से घर में ही बैठे हुए हैं। और सर ये भी पता चला है कि परी को ल्यूकेमिया नाम की एक बीमारी है, जिसके चलते परी को टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट और दवाइयों की जरूरत पड़ती रहती है। सब परी के फादर ने परी के इलाज के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, घर, गाड़ी, घर का सामान, सब कुछ। अभी वो अपने भाई के यहाँ रहता है। शिंदे, अगर ऐसी बात है तो ये दीपक परी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाता है? कि ऐसा तो नहीं कि इलाज के खर्चे के लिए दीपक कोई उल्टा सीधा काम करता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि खर्चों से तंग आकर इसीलिए परी को गायब किया या घर से निकाल दिया हो। वैसे उसका भाई प्रशांत, उसका फोन ट्रेस हुआ? सर प्रशांत के ऑफिस से पता चला है कि प्रशांत 12 तारीख को एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए कल्याण गया था, पर तब से वो किसी को नहीं मिला और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ढूंढो इस प्रशांत को और दीपक पर नजर रखना। ओके सर। परी परी क्या हो रहा है? परी परी क्या हुआ? परी क्या हो रहा है? परी बैठो बैठो यहाँ, बैठो। परी परी क्या हुआ? परिताई, आपको अपने घर चले जाना चाहिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। हेलो सर, दीपक अभी घर से निकला है और उसे देख के मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। ठीक है, तुम उसका पीछा करो और उसके हर मूवमेंट की जानकारी हमें दो। ओके सर, खबरी का फोन था, उसने दीपक को कहीं संदिग्ध रूप से जाते हुए देखा है। मैंने उसको दीपक को फॉलो करने के लिए बोला है। चलो। रानी, हम परी के बिना कैसे रह पाएंगे? यही तो है जो हमारी हिम्मत है। हमें फौरन इसके लिए कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ इसका ध्यान रख पाए। परिताई, ए संजना, जो तू ये धंधा कर रही है ना, शराब के नाम पर लोगों को ठग रही है ना, बंद कर दे इसे। उनको अपने मन से दान करने दे, उल्लू मत बना उनको। ए दीपिका, तू ये जो अपना ज्ञान है ना अपने पास रख, जा अपना काम कर। अभी तू जा, अरे चल जा, अरे तू जा, बात तू जा, करती है, हट यहाँ से। बात कर रही है। हमारी मदद कीजिए आंटी, क्या हुआ रे? हमारी मदद कीजिए भगवान के लिए। उसकी तबीयत बहुत खराब है, हमारी उसे बचा दीजिए आंटी, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। अरे क्या हुआ इसको? पता नहीं, लेकिन इसकी तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास घर भी नहीं है। मदद नहीं किया तो इसकी जान चली जाएगी। प्लीज बचा लीजिए इसे, हमारी मदद कीजिए प्लीज। चल लेकर चल इसको मेरे घर। ला, संभालो बस। अच्छा बेटा, अभी ठीक लग रहा? अब तुम लोग इधर ही रोकोगे जब तक तुम लोग की दोस्त ठीक नहीं हो जाती। थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं, मैं तुम लोग के लिए कुछ लेके आती हूँ। हाँ परी, तुम चिंता मत करो, हमें रहने के लिए घर मिल गया। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ परिताई। मनोज, दरवाजा तोड़ दो। शिंदे, लगता है पीछे से रास्ता है। शिंदे चेक कर। शिंदे, जल्द से जल्द हमें इस प्रशांत तक पहुंचना होगा। शारदा की मौत और दीपक का इस तरह से घायल होना कई सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस ने यह तय कर लिया था कि वो किसी भी हाल में
प्रशांत को ढूंढ निकालेंगे। इस केस के पीछे छिपे राज क्या थे? इस केस में पुलिस हर मोड़ पर एक ऐसे चौराहे पर पहुंचती जा रही थी जहां उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि वो किस दिशा में जाएं, और वहीं दूसरी तरफ बच्चे एक के बाद एक मुसीबतों में फंसते जा रहे थे। माँ का आंचल और घर का आंगन जब छूटता है तब दुनिया की असलियत समझ में आती है, और यही हो रहा था इन बच्चों के साथ। चलो बच्चों, तुम लोग को भूख लग गई होगी, चलो खाना खाएंगे। चलो उठो बेटा। थैंक यू आंटी, हम अब पे ज्यादा दिन बोझ नहीं रहेंगे, हम 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। कैसी बात कर रही है बेटा, जब तक तू ठीक नहीं हो जाएगी तू कहीं नहीं जाएगी, ठीक? हाँ चलो खाओ। मौसी आओ ना, यहाँ पे क्या है? हेलो, हाँ बोल ना। किसने किया ये सब? सर, मैं अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था और कुछ दिन पहले ही पता चला कि क्या भाग गई? कैसे भाग गई? अरे बेवकूफ, परी किसी भी हाल में घर नहीं पहुंचनी चाहिए, समझे? दीपक भाई साहब को पता चल गया ना तो आफत आ जाएगी। किसी भी तरह ढूंढ निकालो उसे। मैंने प्रशांत को कैद कर रखा था सर। आखिर में बहुत मार खाने के बाद उसने मुझे बताया सर कि सिर्फ शारदा ये बात जानती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसने मुझे शारदा के घर के पास के शॉप का नंबर दिया जिससे वो उससे कांटेक्ट करता था सर। तो शायद इसी वजह से शारदा के कॉल रिकॉर्ड में कुछ नहीं। फिर तुमने क्या किया? मैंने शारदा को फोन करके 4 रास्ता पर बुलाया जहां मैंने उसे किडनैप कर लिया। बाद में मैंने उसे बहुत मारा, बहुत टॉर्चर किया, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि मेरी बेटी कहाँ है। जब शारदा को तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो तुमने इसे मार क्यों डाला? नहीं सर, वो प्रशांत, मेरे को तो खोल दे। तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। वैसे भी तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। सर, प्रशांत को लगा कि मैं और शारदा मर गए हैं। मैं वो घर के पीछे पानी में फेंकने के लिए ले गया, तभी आपकी गाड़ी की आवाज आई और वो भाग गया हमें वहीं छोड़ के सर। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक अपना जुर्म छुपाने के चक्कर में हमें गुमराह कर रहा हो? शिमलेश, प्रशांत को ढूंढ निकालो। जिस दिन ये प्रशांत हाथ लग जाएगा ना, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, कलीना रोड पे जो सूटकेस में बच्चे की लाश मिली थी ना, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। प्रारंभिक रिपोर्ट के हिसाब से चिंटू की मौत सर पे चोट लगने से हुई। सवाल ये उठता है कि चिंटू ने खुद को नुकसान क्यों पहुंचाया और उसकी बॉडी को सिग्नल पे सूटकेस में रख के किसने रखा?
सर शारदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई और प्रशांत का भी कोई पता नहीं चल रहा है। सर हमारी एक टीम उसको ढूंढने में लगी है। सर एसवी रोड से खबर आई है, वहाँ पे कुछ लोगों ने 3 बच्चों को घर में से भागते हुए देखा है और उस घर में डेड बॉडी भी है। हटिए हटिए। माने राउत सबको बाहर निकालिए। राउत पूरे घर को चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। सर आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? साहब मैंने देखा। बोलिए। साहब मैं इधर ही बाजू में रहती हूँ और अचानक मुझे दीपिका के चिल्लाने की आवाज आई तो मैं भागकर इधर आई और देखा उसके घर से 2 लड़कियां और 1 लड़के भाग रहे थे। फिर मैं जैसे ही अंदर गई मैं देखकर घबरा गई, दीपिका मर चुकी थी और मैंने फौरन आपको फोन किया। यही बच्चे थे? जी साहब यही बच्चे थे। ये लीजिए आपकी चाय। सनी बेटा ये लो तुम्हारे लिए दूध। नहीं मम्मी मुझे दूध नहीं पीना। अरे सनी थोड़ा दूध पियो। सनी पापा बोल रहे हैं ना, जल्दी से दूध पी लो। मम्मी पापा यही तो वही लड़का है जिसने मुझे बॉय ढूंढने की हेल्प ली थी और इसके ही लोगों ने मुझे किडनैप किया था। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ। सनी पापा बोल रहे हैं ना, जल्दी से दूध पी लो। मम्मी पापा यही तो वही लड़का है जिसने मुझे बॉय ढूंढने की हेल्प ली थी और इसके ही लोगों ने मुझे किडनैप किया था। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो बच्चा दूसरे के बच्चों को किडनैप करने में मदद करता था उसी का खून हो गया। शिंदे कुछ क्लू मिला जिससे ये पता चले कि उस बच्चे की लाश को सिग्नल पे किसने छोड़ा था? नहीं सर अभी तक तो नहीं, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। हमारे कांस्टेबल सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उस सिग्नल पे वो बैग किसने रखा। ये प्रशांत और शिवम, इसकी क्या अपडेट्स? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हरिताई 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 क्या हो गया? तुम ये रुको, मैं डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। जल्दी बुलाइए प्लीज। आराम से आराम से। हेलो पुलिस। सर मैं एक अनाथ हूँ। मैं एक अनाथ आश्रम में रहा करता था जहाँ के सभी बड़े लोग मुझे मारा करते थे, जानवरों की तरह सलूक करते थे। उन सबके लिए मैं इंसान ही नहीं था सर। इसलिए मैं जब वहाँ से भागा तो मैंने एक कहानी बनाई कि मैंने अपने माँ बाप को मार दिया ताकि सब मुझसे डरे। मुझे पता था कि मेरी आई ने मुझे बेच दिया था, पर मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी आई किसी मुसीबत में पड़े। मैं मेरी आई के प्यार के लिए तड़पती थी। सर दीपिका आंटी ने हमारी जान बचाते बचाते खुद की जान गंवा दी। सर जिन बच्चों की हमें तलाश थी वो बच्चे हमें मिल चुके हैं और दीपिका मर्डर केस भी सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि वो कौन था जो बच्चों की किडनैपिंग कर रहा था और क्यों। इन बच्चों को भी कुछ पता नहीं जिससे हमें कोई लीड मिल सके। सर फॉरेंसिक से चिंटू की विसेरा रिपोर्ट आई। सर इसमें तो बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। फिर चिंटू तो एक छोटा सा बच्चा ही था सर। शिंदे छोटे से बच्चे के साथ ये सब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है सर सीसीटीवी फुटेज से उस औरत का पता चल चुका है जिसने वो बैग सिग्नल पर रखा था
औरत का नाम गौरी सावंत है और वो कुर्ला के किसी लैब में लैब असिस्टेंट का काम करती है। ये पकड़ो तुम्हारे और ये तुम्हारे। अब तक का सारा हिसाब क्लियर, ठीक है ना? अपना हिसाब तो क्लियर कर लिया, अब कानून का हिसाब भी क्लियर कर दे। सर, इस सब का मास्टरमाइंड प्रशांत था। मैं तो बस प्रशांत के लिए काम करती थी। उन बच्चों को किडनैप करके क्या करते थे उनके साथ? बच्चों को किडनैप करके हम उनकी बॉडी पर वो सब दवाइयों का इस्तेमाल करते थे जिनका रजिस्ट्रेशन बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के पास भी नहीं है। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि लीगली ये सब करना पॉसिबल नहीं था। सर, मेरी जॉब की वजह से फार्मा कंपनी में मेरा आना जाना लगा रहता था। वहीं से मुझे बहुत सारी दवाइयों का पता चला जिसे गवर्नमेंट इंसानों पर इस्तेमाल करने से मना करती थी। तो सर, वहीं से मुझे आइडिया मिला और मैंने ये ऑपरेशन सेटअप करना शुरू कर दिया। हम इन बच्चों का चारा बना के ही दूसरे बच्चों को किडनैप करवाते थे। मैंने एक सुनसान जगह पर अपनी लैब बनाई, वहीं पर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता था दवाइयों। अगर कोई बच्चा बच जाता था तो वो दलाल के जरिए किसी और काम के लिए बेच देता था। सर, मुझसे चिंटू की मौत देखी नहीं गई। एक अजीब सा लगाव सा हो गया था उस बच्चे से। प्रशांत चिंटू का इस्तेमाल बच्चों को किडनैप करने के लिए एक चारे की तरह करता था। हमेशा उसको बोलता कि अगर तुम बच्चों को किडनैप करने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें एक दिन जरूर घर जाने देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ सर। हमने उन ड्रग्स का इस्तेमाल एक दिन चिंटू की बॉडी पर भी किया तो मेरा जमीर जागा सर। मैंने चिंटू की लाश को उसके माँ बाप को सौंपने का फैसला किया ताकि वो कम से कम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार तो कर सके। मैंने चिंटू के गुमशुदा होने का इश्तिहार अखबार में पढ़ा था जिसमें लिखा था कि उसकी माँ शांति सिग्नल पर खिलौने बेचती है। फिर सिग्नल पर जाकर मैंने चिंटू की लाश वहीं छोड़ दी। फर्नीचर की डिलीवरी की आड़ में मैं और मनोज उन बच्चों की तस्करी करते थे। ऐसी कौन सी वजह थी जो तुमने परी को भी किडनैप किया? सर, वो लड़की हमारे लिए श्राप बन गई थी। बर्बाद हो गया था मेरा भाई उसके पीछे। सब कुछ बेच बाज के मेरे घर पे आके रहने लगा था। और इतना ही नहीं सर, उस परी के इलाज में मेरा भी पैसा लगने लगा था। मैंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, इस लड़की से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे वो कैंसर की दवाई का एक्सपेरिमेंट करना था जिसके लिए बड़ी बिल्कुल सही लड़की थी। शारदा से तुम्हारा क्या लेना देना था? तुम उसे कैसे जानती हो? और ये रानी, ये कहाँ मिली तुम्हें? सर, शारदा ने अपनी बेटी रानी को हमें बेच दिया है। तुम लोगों ने जो जुर्म किया है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। कानून की किताब में तुम लोगों के लिए जो भी सजा लिखी होगी ना वो कम ही होगी। बाकी के बच्चे कहाँ हैं? बेटा, हमें पता है कि तुम्हें तुम्हारे अंकल ने किडनैप किया था। एक बात बताओ, जब तुम उनके चुंगल से भाग गई थी तो अपने घर क्यों नहीं गई? मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। मेरी इस हालत के कारण उनका सब कुछ बिक गया। मैं घर वापस जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। परी बेटा, क्या कर रही है तू? कोई बेटी अपने बाप के लिए बोझ होती है क्या? मेरा तो सब कुछ तू है। मुझे ये पैसा, बंगला, घर, गाड़ी, इन सबका करना ही क्या है? जब तू मेरे पास नहीं होगी तो मुझे इन सब चीजों के जाने का कोई गम नहीं है बेटा। मेरी असली दौलत तू है बड़ी। आखिरकार ये गुत्थी सुलझी। पुलिस ने बड़ी ही कुशलता से इस केस की एक एक कड़ी को सुलझाया, जुर्म की जड़ों का सफाया किया और आखिरकार एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जिसने न जाने कितने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। इन बच्चों में से कुछ की हालत तो काफी नाजुक थी,
पर वक्त पर मिली पुलिस और डॉक्टर्स की मदद से उनकी जान बचाई जा सकी। पुलिस ने अवैध तरीके से चल रही सारी लैब्स पर छापे मारे और सारी गैर कानूनी सामग्री को जब्त कर लिया। शॉर्टकट में चंद पैसों के लिए प्रशांत ने जो कुछ भी किया वो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे समाज में इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। परी ने अपनी बीमारी की वजह से बढ़ते बोझ को अपने पिता के कंधों से उतारने के लिए अपना घर छोड़ दिया। मोनू ने अनाथ आश्रम में हुए जुल्मों से तंग आकर बाहर अपनी दुनिया बसाने के बारे में सोचा। सनी ने पढ़ाई के दबाव में आकर घर से दूरी बनाई और रानी को उसकी माँ की नफरत ने घर से दूर कर दिया। घर से निकलना बहुत आसान है, लेकिन घर से बाहर की दुनिया बहुत बेरहम है, मौका परस्त है, और धीरे धीरे ये सब ने जान लिया। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। किसका बच्चा है? अरे भाई साहब, बहन जी, ये बच्चा किसका है? हाय सर, आई एम डॉक्टर अस्थान। मैंने ही आपको कॉल किया था सर। कुछ लोग इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आए थे सर। हमने ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू कर दिया, लेकिन असेसमेंट में पता चला कि उसके खाने में जहर मिला हुआ था। जहर? यस सर। और बच्चे की तबीयत कैसी है? सर हालात काबू में, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। लेकिन सर हम इसे अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते। बच्चा काफी छोटा है, उसे रिकवर होने में अभी काफी टाइम लगेगा सर। डॉक्टर, इस बच्चे के इलाज में कोई कमी मत रखिएगा सर। जो होगा हम देख लेंगे। श्योर सर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर। औषध। आप लोगों में से इस बच्चे को यहाँ कौन लेकर आया था? जी सर, हम ही लेके आए थे यहाँ। इस बच्चे के साथ में कोई और भी था? नहीं सर, जब मैं सीढ़ियों पर पहुंची तो बच्चा अकेले ही तड़प रहा था। मैंने आवाज लगाकर सबको बुलाया और उसे अस्पताल लेकर आ गई। पर हाँ सर, उस बच्चे के पास में ना मिठाई पड़ी हुई थी। इस बच्चे के माँ बाप कौन है, पहचानते हैं आप? नहीं सर। आपने? यस सर। इन लोगों के नंबर ले लो। ओके सर, डॉक्टर के मुताबिक बच्चे ने जो खाया उसमें जहर था। ये हो सकता है कि उसके पास जो मिठाई पड़ी थी उसमें जहर। सर, क्या ये हो सकता है कि जहर मंदिर में एक बाटे के प्रसाद में था? नहीं शिंदे, क्योंकि अगर मंदिर के प्रसाद में जहर होता तो और लोग भी बीमार पड़ते। ये मंदिर जाकर पता करो ये बच्चा आया किसके साथ में था। जो भी आया, ये बच्चा अकेले तो आया नहीं होगा। सर। सिस्टर, इसे ग्लूकोज चढ़ा दो और मैंने जो मेडिसिन दी हैं, ठीक है, उसे टाइम पर देते रहना। एक मासूम बच्चे को जहर देकर मारने की कोशिश, क्या ये किसी गलती का परिणाम था या फिर सोचा समझा अपराध? लेकिन ये जहर भरा खाना उस बच्चे तक पहुंचा कैसे? इस बच्चे के माता पिता कहां थे और वो औरत कौन थी जो इस पूरी घटना को छुप कर देख रही थी? ये केस अपराध की मंशा और उसके नतीजे का ऐसा घिनौना चेहरा सामने लाने वाला था जो व्यथा और वेदना की पराकाष्ठा थी। पुलिस अब उस मंदिर तक पहुंच चुकी थी जहां से उस बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया था। पाटिल, ये पूरी मिठाई फोरेंसिक लैब भेज दो। सर। मंदिर और आसपास के एरिया में सभी लोगों से पूछताछ करो। देखो बच्चे के बारे में कोई भी कुछ जानता है क्या? ओके सर। हो साहब, इस लड़के को मैंने देखा है। एक औरत इसे लेके यहाँ आई थी। औरत लेके आई थी? जी। किस तरफ से आई थी? इस तरफ से आई थी सर। बहन जी, पूजा की थाली तो लेके जाइए। साहब, वो औरत तो किसी गरीब घर की लग रही थी, लेकिन बच्चा अमीर लग रहा था, इसलिए मेरे ध्यान में है। तुम्हें कुछ याद है उस औरत के हाथ में कोई मिठाई का डब्बा हो या वो बच्चे को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही हो? इतना तो याद नहीं है साहब, पर हाँ, उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस बच्चे की माँ नहीं होगी, उसकी आया होगी और वो उसे मंदिर लेके आई होगी घुमाने के लिए। अच्छा, उस औरत का चेहरा तुम्हें याद है? थोड़ा थोड़ा याद है साहब। फूल वाले की सहायता से तुरंत उस अनजान औरत का स्केच तैयार करवाया गया। उस फूल वाले के डिस्क्रिप्शन से बनाया गया उस औरत का स्केच। फूल वाले ने यह भी कहा था कि ये औरत उस बच्चे की माँ तो नहीं लग रही थी। शिंदे, समझ में नहीं आता इस औरत का इस बच्चे के साथ क्या संबंध हो सकता है।
ये आसपास के थानों में इस बच्चे का और इस औरत का फोटो सर्कुलेट करवाओ। शायद किसी थाने में इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। सर। दादा, ये बस आसोली गांव नागपुर जाएगी ना? हाँ हाँ जाएगी ना, बैठिए। हाँ बोलो, टिकट बोला। मावशी मावशी कुठलं तिकीट? एक तरफ पुलिस उस अनजान औरत को स्केच के जरिए तलाश रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसने अपना रुख नागपुर की तरफ कर लिया। शायद इस केस का अगला पड़ाव नागपुर का असोली गांव था। देखो, तुम्हारे बाबा की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। ये अस्पताल सरकारी जरूर है, लेकिन यहाँ सब कुछ मुफ्त नहीं होता। तुम्हें बहुत से पैसों का इंतजाम करना होगा। जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो ताकि हम उनका इलाज शुरू करें, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कहाँ खो गया तू? जल्दी जल्दी कर, सपने देखता है। सर, मंदिर के पास एक दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा था, वहां की ये फुटेज है। बच्चा तो वही है। बच्चा कितना कंफर्टेबल है इस औरत के साथ। पीछे करना। लेकिन सर, ये औरत इस बच्चे की माँ तो नहीं लग रही। बच्चे के कपड़े देखिए, औरत के कपड़े देखिए। हाँ, तो हो सकता है ये औरत इस बच्चे की आया हो। इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक कोई लीड नहीं मिला है। शिंदे, आसपास के एरिया में पता करो ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जो बच्चों के लिए आया और मेड सप्लाई करती हैं। हो सकता है वहां से इस औरत के बारे में कोई डिटेल मिले। शिंदे, मुझे लगता है ये केस मेड बैटरिंग का भी हो सकता है। हो सकता है ये आया अपने मालिक से किसी बात पर नाराज हो, तभी इसने इस बच्चे को मारने की कोशिश की। ए, ट्रैक्टर पूछना बंद कर, चल नीचे। देखता है। तुम्हें बहुत से पैसों का इंतजाम करना होगा ताकि हम उनका इलाज शुरू करें, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ए, तू इसे नाक पे हाथ रख के काहे को खड़ा था रे? तेरे को मालूम है ना क्या काम करने का है? ये अखा जो गटर गंदा है ना, इसको साफ करने का है। तेरे को तेरा पैसा मिल जाएगा। जा, उतर। हाँ, ऐसा एकदम व्यवस्थित करने का। हेलो, हाँ बोला। हो साहेब, झाला ना तुमचा काम। सलमान, अरे क्या कर रहा है तू नालायक? तुझे कोई और काम नहीं मिला था? चल घर तुझे बताता हूँ, चल। ओ भाऊ, काम करने दो उसको।
मैं पैसा दे रहा है ना उसको। अरे नहीं चाहिए तेरा पैसा, मेरे फूल जैसे बच्चे को गटर में काम करवा रहा है। कल पाँव पर रख। काय माणूस है सरपंच। ए 2 दिन लगेगा इतने काम को, बाकी काम कौन करेगा बे? लवकर कर। मुंबई पुलिस ने इस अनजान औरत की पहचान के लिए कई एंगल्स को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन वो अब तक उसे लोकेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये औरत नागपुर में एक और अपराध की मंशा लिए दिखाई दे रही थी और उसकी मंशा कई सवाल खड़े कर रही थी। वो क्या चाहती थी? वो उस घर पर नजर क्यों रखे हुए थी? क्या वो किसी अपराध की साजिश कर रही थी? और क्यों वो सिर्फ बच्चों के ही आसपास मंडराते हुए दिखाई दे रही थी? और दूसरी तरफ एक बच्चे पर खतरा मंडरा रहा था। क्या ये भी किसी अपराध का शिकार होने वाला था, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? सर, शहर के करीब करीब सारे मेड एजेंसीज में इस औरत की फोटो दिखा के पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी कोई लीड नहीं मिला। हो सकता है ये औरत इस शहर की हो ही ना। शिंदे, मंदिर के आसपास जितने भी ग्रोसरी और केमिस्ट शॉप्स हैं, इस औरत की फोटो दिखाकर उनसे ये पता करो शायद चूहे मारने की दवा इसने वहीं कहीं से खरीदी हो। सर, क्या रे, आया नहीं तू? शाम तक आना था ना पैसा लेकर, क्यों नहीं आया? देख, मेरे को सारा पैसा आज चाहिए, समझा ना तू? बस रे, चल। अगर नहीं मिला पैसा तो तेरा ये हाल करूंगा कि तू सोच नहीं पाएगा, समझा? देखिए, मनोहर पाटिल मंडत मला, तेरे घर में घुसकर जो भी है ना सब मेरे घर लेकर आऊंगा, समझा तू? क्या करना चाहती थी ये समझ पाना भले ही हमारे लिए मुश्किल हो, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ चुकी थी कि ये पूरा मामला बच्चों से जुड़ा हुआ था। आखिर ये औरत बच्चों को ही अपना निशाना क्यों बना रही थी? क्या ये उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी? ये अब तक साफ नहीं था, और इसी बीच मुंबई पुलिस के हाथ एक अहम सफलता लगी। जब हम मंदिर के पास के केमिस्ट और ग्रोसरी स्टोर्स में पूछताछ कर रहे थे, तभी एक केमिस्ट ने इस औरत की फोटो को पहचान लिया और कहा कि इसने उसी की दुकान से चूहे मारने का जहर खरीदा था। और कुछ बताया इस औरत के बारे में? नहीं सर, उसने इस औरत को पहली बार देखा था। शिंदे, एक बात समझ में नहीं आती। पहले ये औरत इस बच्चे के साथ मंदिर में हंसते खेलते आती है, फिर ऐसा क्या हुआ जो इस बच्चे से नाराज होकर उसने मिठाई में जहर मिलाकर इसे खिला दिया? हो सकता है कि मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हो सकता है ये औरत उस बच्चे को लेकर वहां मंदिर में कोई डील करने आई थी और डील कैंसिल हो गई और वो औरत इस बच्चे के साथ वहां फंस गई। इसलिए इस औरत ने उस बच्चे को जहर देके मारने की कोशिश की ताकि वो पकड़ी ना जाए। नहीं शिंदे, अगर ऐसा होता तो ये औरत इस बच्चे को मंदिर में किसी भी कोने में छोड़कर जा सकती थी। इतना छोटा सा बच्चा इस औरत के बारे में हमें क्या बता पाता? एक काम करो, अपने पूरे खबरी नेटवर्क को अलर्ट करो, इस औरत और इस बच्चे की फोटोग्राफ उनको भेजो, उनसे पता करने को कहो कि कहीं कोई ऐसा गैंग तो नहीं है जो इस बच्चे की सौदेबाजी में इन्वॉल्व है। सर, एड्स का मरीज है तेरा बाप। तू और तेरा बाप यहाँ नहीं रह सकते, वरना ये बीमारी हमको भी हो जाएगी। तू तो मरेगा अपने बाप के साथ, हमको भी ले मरेगा।
एक तरफ जहां मंदिर से मिला बच्चा अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की एक बच्चे के साथ दिखाई दे रही थी। क्या ये लड़की इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रही थी? इस केस में अब भी ऐसी कई परतें थी जो खुलनी बाकी थी। पुलिस अब भी उस औरत को तलाशने में जुटी थी जिसे उस मंदिर वाले बच्चे के साथ देखा गया था। हाँ साहब, देखा है मैंने इस औरत, नागपुर जाने के बारे में पूछ रही थी। बाद में मैंने उसको टिकट के लिए पैसे मांगे तो उसने बहुत कम पैसे दिए, और फिर अरे ये तो बहुत कम है ना। मेरे पास अब इतने ही है। इतने ही है? ऐसा कैसे चलेगा, इतने ही है। मैं यहाँ आती जाती रहती है दादा, अगली बार आके देती है ना। कौन सा गांव बोला था? असोली नागपुर। असोली। हाँ सर, सर वो औरत के बारे में पता चला है, वो नागपुर के असोली गांव में गई है। आप एक काम करो, फौरन नागपुर के असोली गांव में जाकर इस औरत के बारे में पता करो। हमें जल्द से जल्द इस औरत को ढूंढ निकालना है। ओके सर। मेरा बेटा राजकुमार, ऐसे क्या देख रहे हैं? हवा में उड़ेगा, बोल, हवा में उड़ेगा। डाली दो। अच्छा सुनिए ना, मुझे ना क्लिप खरीदना था। अब तुम ले लो, मैं जरा जाके आता हूं। अभी आपको कहाँ जाना है? ओफो, आप भी ना। ठीक है, इसको उतारिए। आता हूं मैं। ले लो। चलो अरे चलो हुआ बेटा। क्या, कुछ बताओ तो सही। हाँ, घर पे चलो, बताता हूँ सब। अरे धीरे, वो गिर जाएगा। इकड़े चल। एक तरफ ये लड़की जहां इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दिखाई दे रही थी, और वहीं दूसरी तरफ वो अनजान औरत फिर एक घर पर नजर रखे हुए थी। फिर भी तू ना सुनता ही नहीं है। अरे तेरे पापा को बोला है मैंने तेरे लिए वो बॉल लाने के लिए। तुम्ही रोक, अरे संपदा, संपदा। कैसे? पहले फोन लगा, पुलिस को फोन लगा पहला। आखिर इनके साथ क्या हुआ था और ये कहां किसके साथ थे? क्या हुआ ये तुम्हारे साथ? साहब, मैं यहाँ बैठा था, कुछ काम कर रहा था। अचानक पीछे से दरवाजे पे आवाज आई और मैंने मुड़कर देखा। साहब, मैं कुछ समझ पाता उतने में ही मुझ पर हमला हुआ। वो औरत ही थी, अब शायद चोरी करने के इरादे से आई थी। मैं चिल्लाने लगा और लोग इकट्ठा हो गए, और लोगों को इकट्ठा आते हुए देख वो भाग गई। लेकिन थी कौन औरत वो? मैंने उस औरत को पहली बार देखा था, और अचानक हमला होने की वजह से उस औरत का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। साहब, मैंने उस औरत को देखा है। वो वही औरत है जिसके पोस्टर बाजार में चारों तरफ लगे हुए हैं। उसके साथ 12-13 साल का लड़का भी था।
शिंदे, कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसकी हमें तलाश है? सर मैं चेक करता हूँ। क्या वही औरत है? हाँ साहब, यही है, यही है। तुम पहचान सकते हो? हाँ सब, शायद यही है वो औरत। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं साहब, मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा। सर पहले इस औरत ने उस बच्चे को जहर देके मारने की कोशिश की और अब यहाँ विष्णु पे हमला किया। कहीं विष्णु के बेटे को चोरी करने तो नहीं आई थी? और यहाँ इस औरत ने कहा कि उसके साथ एक 13-14 साल का लड़का पहले से था। वही तो शिंदे, जिस बच्चे को वो औरत साथ में लेकर घूम रही है उस बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। और वो बच्चा है किसका? और ये औरत ऐसा कर क्यों रही है? शिंदे, इससे विष्णु से भी बात करके मुझे लगा कि जैसे वो कहना कुछ और चाहता है, उसके दिल में भी कुछ और है। जी सर, इस बात को मैंने भी नोटिस की, लेकिन ये विष्णु हमसे कोई बात छुपाएगा क्यों? पर सर एक बात गौर करने वाली ये भी है कि उस औरत ने विष्णु का ही घर क्यों चुना और उसी पे हमला क्यों किया? ये विष्णु के पड़ोसियों से भी बातचीत करो, हो सकता है कोई एंगल सामने आए। इस विष्णु को भी 24 घंटे नजर रखो। सर, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मेरे होश में आने तक इंतजार नहीं कर सकती थी? देख, मुझे उस औरत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन अगर पुलिस को सच पता चलता तो मुझे नहीं छोड़ती। कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ क्या? चल निकल निकल, बाहर निकल। साहब ही तो आत्मजा है और ये इसी का बेटा है। ये आत्मजा का बेटा है? हो साहब, ये 2-2.5 साल का होगा और आत्मजा की एक बेटी भी है, यही कोई 8-10 साल की। और साहब उसका एक बेटा भी है 10-12 साल का, जो कि बोल नहीं सकता। साहब ये आत्मजा काफी दिनों से गांव से बाहर थी, लेकिन कल ही वापस आई थी, फिर चली गई। ये आत्मजा बार बार गांव से बाहर क्यों जाती है? साहब आत्मजा बहुत ही गरीब है, उसे हमेशा पैसों की जरूरत रहती थी। उसके पति को एड्स था और उसके इलाज के लिए काफी पैसे लगते थे, इसलिए वो पहली बार शहर गई ताकि पैसा इकट्ठा कर सके। साहब आत्मजा मुंबई जाके बदल गई। उसके देवर से पता चला कि मुंबई में उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आत्मजा का देवर कहाँ रहता है? साहब वो मुंबई में रहता है। मुंबई में कहाँ रहता है? वो सब मुंबई में कहाँ रहता है मालूम नहीं। उसका नाम क्या है? विष्णु। विष्णु? ये आत्मजा का पति उसके साथ मुंबई में रहता है? वो तो मर गया साहब। मर गया? होय साहब, इसीलिए तो आत्मजा पहली बार मुंबई से गांव आई थी अपने पति का क्रियाक्रम करने, लेकिन उसके पास क्रियाक्रम के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पाटिल साहब के पास गई थी। भाऊ, मेरे को एक आखिरी बार पैसे दे दीजिए, मुझे सिर्फ 2000 रुपए चाहिए अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए। मैं आपको लौटा दूंगी सर। दे दूंगा, लेकिन भरोसा क्या है तेरा कि तू वापस आके पैसे देगी? हाँ, भरोसा है कुछ? विश्वास है? हाँ? और सुना है मैंने शहर में भी कोई नया मिल गया तेरे को? ऐसा कुछ नहीं है भाऊ, एक आखिरी बार 2000 रुपए दे दीजिए, मैं पक्का लौटा दूंगी। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन ये बच्चे को रोक दे मेरे पास गिरवी। जब सूद और पूरे पैसे मुझे मिल जाएंगे उसको लेके जा। हाँ? सोच ले। ए तेरा क्या रे? मैंने सोच लिया, अब मेरे बेटे को रख लीजिए, मैं शहर जाकर पैसे कमा कर इसको वापस लेके जाएगी। कल आत्मजा मुंबई से दोबारा खाली हाथ वापस आ गई और जबरदस्ती अपने बच्चे को ले जाना चाह रही थी। और पाटिल साहब ने जब अपने पैसे मांगे वापस, तो सुना है दोनों के बीच में हाथापाई हो गई और उसके बाद में वो अपने बच्चे को लेकर जबरदस्ती भाग गई। सगळं खोटे हो साहेब, सब झूठे। मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, मैंने वो आत्मजा को 2000 रुपए दिया, उसकी मदद की ना साहब, उसके बच्चे को मेरे घर में रखा, उसका ख्याल रखा। लेकिन सर एहसान फरामोश लोग होते हैं साहब। वो औरत पैसे देने के बाद तो दूर, अपने बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले गई, जबकि वो बच्चा उसके साथ जाना भी नहीं चाहता था। और तो और ये गोपाल को जख्मी कर दिया। ये दिखा रहे, ये देखो, ये क्या है? कि तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? और अगर झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि पुलिस वालों को सच बुलवाने के कई तरीके आते हैं। जो है यही सच है। मैं चलूं? मीटिंग है मेरी। 嗯 राम राम। 嗯 हाँ,
सर मैंने इस औरत के बारे में पता लगाया। इसका नाम आत्मजा है और इसकी गोद में जो बच्चा है वो इसी का बच्चा है। इसकी उम्र लगभग 2 साल है। सर इस औरत की एक 10 साल की बेटी है और इसका एक 12 से 13 साल का बच्चा है जिसे वो अपने साथ लेकर भाग निकली। इस औरत के ऊपर 2000 रुपए का कर्ज भी था। यानी कि एक बच्चा तो आत्मजा के साथ है जिसके साथ वो गांव छोड़कर भागी, दूसरा हॉस्पिटल में है, तीसरा यानी कि उसकी बेटी वो कहां पर है? पिछले कुछ दिनों में उसकी बेटी को किसी ने भी नहीं देखा और ना ही किसी को कोई खबर है कि वो कहां पर होगी। सर इस औरत का एक देवर है जिसका नाम विष्णु है और वो मुंबई में रहता है। एक मिनट, क्या नाम बताया? विष्णु। मुंबई में कहां रहता है वो? सर उसका एग्जैक्ट एड्रेस अभी तक पता नहीं चला है। शिंदे, आत्मजा ने जिस आदमी के सिर पे हमला किया था उसका नाम भी तो विष्णु ही है, कहीं वो आत्मजा का देवर तो नहीं? इस विष्णु से अपने स्टाइल में पूछताछ करके आत्मजा का पता लगाना होगा। उठा के लाओ इस विष्णु को, इससे अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। अब यही बताएगा कि आत्मजा कहां पर है। अरे ये तो 8 डिजिट है, ये 10 का होता है ना, 10 डालो। हाँ बताओ। सर अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, कहाँ साई और नंदिनी को संभाल पाएगी? आप एक काम करो, नंदिनी को मेरे पास रखो। आ बड़ा राहणार ना माझ्याकडे। उसके बाद भाभी ने नंदिनी को मेरे पास छोड़ दिया। तो फिर नंदिनी है कहां? कहां है नंदिनी? सब नंदिनी को मैंने एक मेड एजेंसी को बेच दिया। सब उसके बाद भाभी मुझे अचानक एक दिन रास्ते पर मिली और नंदिनी के बारे में पूछने लगी। उठे माजी मुल्की, बता नंदिनी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? खाने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, कैसे संभालोगी 3 बच्चों को? देखो उसमें से एक का भार मैंने हल्का कर दिया। क्या बोल रहा है तू? बेच दिया तुम्हारी बेटी को। देखो थोड़े से पैसे तुम रखो, काम में आएगा तुम्हारे। साहब मुझे गुस्सा आया था, उसने बीच सड़क में मुझे चाटा मारा और मैंने पूरे गांव में उसके बारे में झूठी खबर फैला दी कि भाभी का मुंबई में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अपने घर वालों के साथ इस तरह का घिनौना खेल खेलते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? अब सीधी तरह से यह बता कि नंदिनी को किस मेड एजेंसी को बेचा तूने? असलम मेड एजेंसी। बहरी है क्या? मरना है क्या गाड़ी के नीचे? हट जा सामने से। नंदिनी कहाँ पर है? कौन नंदिनी? मैं किसी नंदिनी को नहीं जानती। वो मेरी बच्ची, वो मेरी बेटी है। मैं नहीं जानती किसी नंदिनी को। हटो। वॉचमैन, मुझे बता दो नंदिनी कैसे कैसे लोगों को छोड़ देता है वॉचमैन। नंदिनी कहाँ पर? वॉचमैन, जी मैम, मेरी बच्ची है। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? किसी को भी अंदर छोड़ देते हो। निकालो इन्हें बाहर। तो फिर से आ गई। चल चल बाहर निकल। जी कहाँ पर है? मुझे बता दो। चल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, निकल बाहर। दीपा क्या हो रहा है सब? कौन है औरत? नंदिनी के बारे में पूछ रही थी, माँ है उसकी। नंदिनी की माँ? अरे सर ये क्या तरीका है सर? हम किसी नंदिनी वंदिनी को नहीं जानते सर। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है सर। सर 18 साल से कम उम्र की लड़की को कोई काम पे रखता है क्या? हमने सब पता कर लिया किस मेड एजेंसी से तुमने नंदिनी को हायर किया था। इवन तुम्हारी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड तक ने तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया। अब तुम अपने आप बताओगे या दोनों को अलग अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ करवाऊं? पाटिल, गौरी। नंदिनी हमारे यहाँ काम करती थी सर। सर लेकिन वो बड़ी अजीब किस्म की लड़की थी सर, बहुत ही लापरवाह लड़की थी सर। एक दिन तो उसकी वजह से मेरे बेटे को यहाँ चोट लग गई थी सर। यहाँ पर कैसे लगे मेरे बच्चे को? हाँ ध्यान क्या करा? एक तो 18 साल से कम उम्र की बच्ची को काम पे रखते हो और उसे टॉर्चर भी करते हो। सर हमने कोई टॉर्चर नहीं किया सर उसे। सर उस दिन तो उसने गलती की थी इसलिए मेरा हाथ उठ गया था सर। और तो और उसे जबरदस्ती करके हम काम पे नहीं लाए थे, हमने पैसे दिए थे उसके लिए। एंड आई एम श्योर वो पैसा उसकी माँ को भी गया होगा। उसके बावजूद भी वो सोसाइटी में आके हल्ला मचा रही थी सर। तभी मैंने एजेंसी के ओनर असलम को फोन किया राइट अवे। बाहर निकल, बाहर निकल, निकल बाहर। दीपा क्या हो रहा है सब? कौन है औरत? नंदिनी के बारे में पूछ रही थी, माँ है उसकी। नंदिनी की माँ? हेलो असलम। अरे मैंने तेरे को पहले ही बोला था ना, मेरे को छोटी लड़की नहीं चाहिए।
सर आप ही ने कहा था कि सस्ते में चाहिए, अब इससे सस्ते में और क्या मिलेगा? अरे सस्ते में चाहिए था का क्या मतलब है? अरे उसकी माँ यहाँ पे आके ड्रामा कर रही है सोसाइटी में। अरे किसी ने मुझे देख लिया ना, मुझे परेशानी हो जाएगी, समझता नहीं है तू एक काम कर, किसी भी हालत में माँ बेटी को यहाँ से लेके जा। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ। सर असलम और उसके आदमी नंदिनी को लेकर गए, लेकिन अब नंदिनी कहाँ है और उसकी माँ कहाँ है ये हमें पता नहीं साहब। आत्मजा, तुमने अपने ही बेटे को जहर देकर मारने की कोशिश क्यों की? साहब मैं मुंबई में काफी उम्मीदें लेकर आई थी, सोचा था पैसे कमाऊंगी, मैंने बहुत मेहनत भी की साहब, पैसे भी कमाए, मैं अपने पति को बचा नहीं पाई, उन्होंने आत्महत्या कर ली। साहब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार करवा सकूं। मैंने साहूकार से 2000 रुपए मांगे, उसने मुझे पैसे तो दिए पर बदले में मेरे बेटे को उसने अपने पास ही रख लिया और कहा जब सूद और पूरे पैसे मुझे मिल जाएंगे उसको लेके जा। हाँ? और मेरा देवर विष्णु, उसने थोड़े से पैसों के लिए मेरी बेटी नंदिनी को बेच दिया साहब। जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ के मैनेजर साहब ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरी पूरी तनख्वाह छीन ली साहब। अरे इन पैसों की चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी साहब, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी तुमने नहीं दिया। तुमने अपने ही बेटे को जान से मारने की कोशिश क्यों की? साहब मैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल नहीं पा रही थी। मेरा एक बेटा साहूकार के पास था, मेरी बेटी को बेच दिया था और जो बच्चा मेरे पास था उसे भी अच्छे से खिला नहीं पा रही थी साहब। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को मारकर खुद भी मर जाऊंगी। उस दिन मैंने अपने बच्चे के लिए अच्छे से कपड़े चोरी किए, साहब मेरे बच्चे ने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, अच्छा खाना भी नहीं खाया था। तो मैंने सोचा कि मरने वाले दिन तो उसे अच्छे कपड़े पहना दूं। साहब इसीलिए मैं उसे मंदिर में लेकर गई। साई खाना खाएगा? भूख लगी? हाँ? मैं अपने बच्चे को मार नहीं पाई साहब, उसे बहुत भूख लगी थी, मैं उसके लिए खाना लेने गई, इसी बीच उसने वो जहर कब खा लिया मुझे पता ही नहीं चला। पर बाद में मैंने देखा कि वो ठीक है और सही हाथों में। तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे वहीं छोड़ दिया और मैं अपने दूसरे बेटे को छुड़ाने के लिए गांव चली गई। मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ साहब, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। तुमने सिर्फ अपने साथ ही नहीं, अपने बच्चों के साथ भी गलत किया। अगर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा था तो हमें खबर करती, हमारे पास आती। आत्मजा, अपनी जिंदगी की गुत्थियां सुलझाने के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि बुराई का ही रास्ता अपनाया जाए। माना कि 2000 रुपए की कमी के कारण तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ा जो तुम्हें नहीं झेलना चाहिए था, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम कानून अपने हाथ में लो।
मैं मालिक के बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैं उस घर में काम भी नहीं करना चाहती थी। वो लोग मुझसे जबरदस्ती काम करवाते थे। उस दिन मालिक के बच्चे को चोट मेरी वजह से नहीं लगी थी। मैं तो बस उसे बचाना चाहती थी, लेकिन उस दिन वो मालिक ने मुझे बहुत मारा। मैं अपने आई के पास जाना चाहती हूँ, अपने गाँव जाना चाहती हूँ। अभावग्रस्त जीवन इंसान को मजबूर कर देता है और मजबूरी सोच को कमजोर बना देती है, और जब सोच घुटने टेक देती है तब इंसान अपना संयम खो बैठता है। आत्मजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने गलती की, लेकिन उस गलती के कई भागीदार थे जिन्होंने उसे कभी गिरकर संभलने ही नहीं दिया, बल्कि उसे फिर से धक्का देकर अपराध की ओर धकेल दिया। हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी को गिरने से नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम उसे फिर से धक्का देकर ना गिराएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।